नमस्कार दोस्तों आज जिस शख्सियत की बात हम कर रहे हैं उस शख्सियत का आज जन्मदिन है। 86 वर्ष पूरे हो चुके। 86 बसंत थे या क्या थे ये कुछ नहीं कहा जा सकता, ये फैसला उन पे। बहरहाल हम दुआ करें कि बाकी जो ज़िंदगी है वो बसंत के रूप में ही बीते और ऐसी शख्सियतों का हमारे बीच में लंबे अरसे तक बने रहना इस बात की गारंटी है कि हम लोग बातहज़ीब रहेंगे, सुसंस्कृत रहेंगे, कल्चर्ड रहेंगे। आज मेरी मुराद है गुलजार साहब से। अब दोस्तों अगर मैं उनका पूरा नाम बोलूँगा तो शायद आप में से बहुत सारे लोग उसे मेरी गलती भी मान सकते हैं, लेकिन मैं सही बात करूँगा, जो बोलूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, कम से कम गुलजार के मामले में। तो गुलजार साहब का आज जन्मदिन है। ये 1934 में इनका जन्म हुआ था और जैसा कि जाहिर है कि ये पाकिस्तान में, जो अब पाकिस्तान है, वहीं पर ही जन्मे थे। डिस्ट्रिक्ट झेलम के आसपास कहीं एक गांव है दीना, तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। और ऐसी शख्सियत के इतने ज़्यादा पहलू हो जाते हैं कि उन पहलुओं को समेटना बड़ा अजीब लगता है। आप अंदाज़ा लगाइए थोड़ा सा इस बात का कि इनके खाते में कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय 36 अवार्ड हैं। 36 अवार्ड हैं और इनमें 5 जो हैं वो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, 21 फिल्म फेयर अवार्ड हैं। किसी को एक मिलता है तो फूला नहीं समाता, और ये 21 फिल्म फेयर अवार्ड अब तक जीत चुके हैं। एकेडमी अवार्ड तो है ही, और उसके अलावा जो ग्रैमी अवार्ड का मिलना किसी गीतकार के लिए ये बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मिला। और इनको AR रहमान को, दोनों को संयुक्त रूप से ग्रैमी अवार्ड मिला इनके एक विशेष संयुक्त प्रयास के लिए। पद्मश्री कोई ख़ास बात नहीं है इनके लिए, और पद्म भूषण भी इनको 2004 में मिला, और उसके बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं, इन उपलब्धियों का क्या गिने। कुछ व्यक्ति सृजनशीलता में, क्रिएटिविटी में अपनी सारी हदों को पार कर जाते हैं और ऐसा लगता नहीं है कि उनके चेहरे पे कहीं थकान हो, या वो क्रिएट करते करते, सृजन करते करते कहीं थके हुए लगते हों, ऐसा कुछ नहीं एहसास होता। तो मित्रों, संपूर्ण सिंह कालड़ा के नाम से जन्मे गुलजार साहब इस समय मुंबई में ही तशरीफ़ रखते हैं, और उनकी जो विधाएं हैं, जिन विधाओं में उन्होंने किया काम, उनमें लगभग सभी विधाएं जो हैं उन्होंने शामिल की। ज़िंदगी की शुरुआत आप यकीन नहीं मानेंगे, एक बॉम्बे की एक पुरानी सी सड़क पर एक विचारे मैकेनिक के नाम से एक फ़र्म है जो आज भी कायम है। तो पार्टीशन के बाद जब यहाँ पर आए तो उन्होंने विचारे मैकेनिक वर्क्स के पास एक पेंटर और डेंटिंग और पेंटिंग का काम करने वाले एक आम आदमी की तरह से मजदूरी शुरू की, और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो भी एक मजबूरी थी। उन दिनों में लिखने लिखाने का शौक़ शुरुआत से ही था। जब पार्टीशन हुआ, भारत पाक विभाजन हुआ, तो उम्र 16 साल की थी। बहुत कुछ देख चुके थे, बहुत कुछ मन में बलबले थे लिखने के बारे में भी, लेकिन घर वालों की एक ही बात थी कि मियाँ लिखने लिखाने के मामले में कुछ मत जाना, वहाँ से रोटी नहीं मिलेगी। पहले रोटी कमाओ और उसके बाद अपने शौक़ पूरे करो। रोटी सबसे पहली बात है, और इसलिए तुम्हें जो भी काम मिलता हो, मजदूरी का हो, दफ्तर का हो, बाबूगिरी का हो, कुछ भी हो, करो। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है एक मैकेनिक के रूप में, और वो मैकेनिक भी ये नहीं है कि टेक्निकली को बहुत साउंड थे, सिर्फ डेंटिंग और पेंटिंग का काम जो है वो शुरुआत किया। लेकिन उससे गुलजार साहब खुद इस बात को तस्लीम करते रहे कि वहाँ से मुझे रंगों के बारे में एक सौंदर्य बोध, वो शुरुआत वहीं से हुई, उसी वर्कशॉप से। और मैं इसलिए उस वर्कशॉप से या उस रास्ते से जब भी गुज़रता हूँ तो उस रास्ते को ज़रूर सलाम कहता हूँ, जिसने रंगों की तहज़ीब जो है मेरे खून में बिल्कुल मिश्रित कर दी, और लगा कि जैसे मैं उस तहज़ीब को अपनी नज़मों में, अपनी किरदारों में, अपने पात्रों में, अपने उपन्यासों में, अपनी फ़िल्मों में, जहाँ जहाँ मौका मिला मैंने वो रंगों की तहज़ीब को कायम रखा।
और भाषाएं, अब क्या बताएं इनके बारे में, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे उर्दू के तो खैर बहुत बड़े थे ही, अंग्रेज़ी में भी इनका उपन्यास जो है बड़ा चर्चा का विषय बना। ब्रज भाषा के ऊपर इनकी अच्छी कमांड मानी जाती है, खड़ी बोली, हरियाणवी और यहाँ तक मारवाड़ी। इन सभी डायलेक्ट्स में, इन सभी उपभाषाओं में या बोलियों में भी इनकी इतनी महारत थी कि इन्होंने उनके जो चुने हुए शब्द थे उनका प्रयोग किया, और प्रयोग भी ऐसे ढंग से किया कि मौलिक तरीके से, कि लगा जैसे इन शब्दों पर इसी शख्स का हक है। मसलन बुल्ले शाह का एक वो चल छैया, इनका बुल्ले शाह का एक बड़ा लोकप्रिय है कि तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। तो थैया थैया को इन्होंने छैया छैया के रूप में जब प्रयोग किया तो वो लगा ये बुल्ले शाह की नकल नहीं है, ये इनका अपना प्रभाव है। और माचिस में जो छैया छैया का जो प्रयोग है वो बिल्कुल अनूठा लगता है। माचिस फिल्म में आपने सबने देखी होगी, आतंकवाद के ऊपर आधारित थी। तो ऐसे सूक्ष्म तत्वों को, सूक्ष्म छोटे छोटे सौंदर्य बोध के जो कण होते थे उनको बड़े प्यार से, बड़े नफासत से उन्होंने उठाया और उसका इस्तेमाल कर दिखाया। ये बहुत बड़ी बात होती है। चलिए मित्र, उनके किस ज़िंदगी के किस मरहले से इनको पकड़ें और कहाँ से बात पूरी हो, शायद ये मुमकिन ना हो कि बात, क्योंकि बात अधूरी रहेगी हमेशा इनके बारे में जब भी हम बात करेंगे। गीतकार के रूप में ले लीजिए, गीतकार के रूप में इन्होंने बड़े अभिनव प्रयोग किए, और उसमें कई लोगों का ये भी था कि इन्होंने कई बार गालिब का एक मिसरा लेकर उस पर अपनी नई नज़्म ऐसी दे दी कि शायद गालिब आज ज़िंदा होते वो भी फ़ख्र करते, यार मुझे किस तरह से अच्छे ढंग से और मुझसे बेहतर ढंग से एक आदमी ने पेश करने की मशक्क़त की है, कोशिश की है, तो वो भी शायद इस बात की दाद देते, तारीफ़ करते। और इसी संदर्भ में आपको बता दूं कि मिर्ज़ा गालिब के नाम से जो टीवी सीरियल आया था जिसमें नसीरुद्दीन शाह की मुख्य भूमिका थी, उसका निर्देशन भी इन्होंने किया था। तो एक फिल्मी गीतकार के रूप में, एक फिल्म निर्देशक के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक शायर के रूप में, अलग अलग रूपों में इनकी जो इनकी खूबसूरती है, लेखन की, सृजन की जो गहराई है वो बड़ी छलकती है। कदम कदम पर आपको जीने की प्रेरणा भी देती है और आपको ज़िंदगी का नया रास्ता देती है और ताजगी भी देती है। तो मित्रों, जो रचना आपको ताजगी दे, ऊर्जा दे और ज़िंदगी को नए कोण से देखने की क़ुव्वत दे, शक्ति दे, उसकी तारीफ़ किए बिना आप रह नहीं सकते। और शुरुआत ज़िंदगी की सिख परिवार से हुई थी, परंपराएं वही थी। शुरू में ख़ुद बताते थे कि पहले वही घर में जैसे पगड़ी बांधी जाती है और दाढ़ी भी खिचड़ी दाढ़ी शुरुआत हो चुकी थी। 16 वर्ष की उम्र तो जब भारत पाक विभाजन हुआ तब इनकी हो चुकी थी। तो इन्होंने ज़िंदगी को अलग अलग नज़रियों से देखा और शुरुआती तौर पर ये कहते हैं कि जो सौंदर्य बोध या लेखन के विषय में जो मुझे प्रेरणा मिली वो टैगोर से मिली, कि मैंने छोटी उम्र में ही टैगोर को पढ़ना शुरू किया और उनकी जो भी कृति, चाहे काबली वाला थी, चाहे उनकी पोस्ट मास्टर थी, या जो भी चीज़, या गीतांजलि, जिसको भी पढ़ता मैं, मुझे एक नई दिशा, एक नया दिशा बोध मिल जाता और मुझे लगता कि आदमी कितना मौलिक हो सकता है। और वो मौलिकता का जो तत्व है, मौलिक सोच का, चिंतन का जो तत्व है, इनको टैगोर से नसीब हुआ। और ये खुद इस बात के गवाही भी देते हैं कि मैं उस शख्स की देन जो है अपनी ज़िंदगी में और अपने सृजन में कभी भूल ही नहीं सकता। और मित्रों, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में। अब इनकी बिब्लियोग्राफी को जब देखें तो तब भी हर साल इनकी कोई ना कोई चीज़ आ जाती है। मसलन 1999 में रावी पार और प्रकाशक रूपा एंड को जैसा प्रतिष्ठित प्रकाशन। उसके बाद 2001 में धुआं साहित्य अकेडमी ने स्वयं पब्लिश किया, केंद्रीय साहित्य अकेडमी ने। रात पश्मीने की, ये भी रूपा से आया और ये 2002 में आया। 2003 में इनका खराशें के नाम से एक संग्रह आया, राधा कृष्ण प्रकाशन, उन्होंने छापा दिल्ली वालों ने। फिर मीरा के नाम से इनकी 2004 में राधा कृष्ण ने छापी। गुलजार का 2005 में पुखराज के नाम से काव्य संग्रह आया। और इस तरह से ये सिलसिला बहुत लंबा है और जितना भी आप कहेंगे कि गहराई में जाते रहेंगे उतना ही आपको मिलेगा कि ये बंदे ने क्या नहीं किया। अब नवीनतम इनका 2017 में आया था
और उसमें भी कुछ कविताएं थी जो पेंगुइन ने प्रकाशित की। उससे पहले ग्रीन पोएम्स के नाम से भी पेंगुइन ने ही प्रकाशित की थी। और 2013 में एक बड़ी खूबसूरत किताब इनकी आई थी कविता में, और उसका नाम ही इतना प्यारा है कि मीलों से दिन। तो अलग अलग ढंग, अलग अलग ज़ाविये से ज़िंदगी को देखने की जो इनकी कोशिश थी वो बड़ी मौलिक होती थी, बहुत ज़्यादा। जितने प्रयोग आप इनकी कविताएं कोई भी उठा लीजिए, आपको लगेगा कि यह बंदा बिल्कुल नई बात कह रहा है और अपने ढंग से बात कह रहा है। मिर्ज़ा गालिब एक बायोग्राफिकल सिनेरियो के नाम से भी किताब एक आई थी इनकी, और मिर्ज़ा गालिब के नाम से शायद ये भी रूपा एंड को नहीं छापी थी। और कुछ और नज़्में के नाम से राधा कृष्ण ने 2008 में काव्य संग्रह इनका छापा था। तो कोई संख्या नहीं है, ये संख्याओं से काफ़ी ऊंचे उठी शख्सियत हैं। राखी से, प्रख्यात अभिनेत्री राखी से विवाह हुआ। बेटी मेघना गुलजार अपने आप में स्वतंत्र रूप से एक निर्देशक, फिल्म निर्देशक के रूप में स्थापित हो चुकी है, और उसने भी बहुत कुछ लिखा है, और इतना लिखा है कि उसको भी बड़े एहतराम के साथ लोग याद करते हैं। बाकी कुछ एक चीज़ें हैं जो कहीं कहीं इनको एक चिंतक के रूप में प्रस्तुत करती हैं। मसलन कबीर के बारे में इनकी पुस्तकें, कबीर के बारे में, और कुछ और भी ऐसी रचनाएं हैं जो बिल्कुल ये लगता है कि इस आदमी ने जो कुछ मौलिक रूप में सोचा, चिंतनशीलता की उस पर मोहर लगाई, और उसके बाद जो कुछ दिया वो बिल्कुल अनूठा था। उसको किसी भी प्रकार से किसी बड़े शायर के साथ जोड़ना जो है वो भी एक गुस्ताखी होगी, और ये समझ जाना चाहिए कि ये आदमी कहीं ना कहीं अपने समकालीनों से बहुत ऊंचा उठ जाता है। अब कई लोग इनकी नज़मों में मित्रों तुकबंदी की तलाश करते हैं, ये गलत है। गुलजार ने जो कुछ लिखा उसमें कई जगह लगता है कि ये गज़ल नहीं है, ये नज़म नहीं है। कई बार एतराज़, अलग अलग तरह के हक़ है सबको, किसी को भी एतराज़ करने का, लेकिन बात यह है कि गुलजार ने जो भी लिखा वो इस रॉ में लिखा कि जो वो महसूस करते हैं बड़ी ईमानदारी के साथ उसको ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसे महान शख्स को, ऐसे महान सृजनशील व्यक्तित्व को आज उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद देना हम सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो, मैं समझता हूँ कि अब वो देश की धरोहर बन चुके हैं। एक सांस्कृतिक धरोहर, एक कल्चरल हेरिटेज धीरे धीरे उनके गिर्द एक बुना जा रहा है, और उनके बिना लगता है कि भारतीय जो आधुनिक जो जदीदियत है, भारतीय आधुनिक साहित्य की जो रूपरेखा है वो अधूरी है गुलजार के ज़िक्र के बिना। और शायद ये भी आप कह सकते हैं कि वो इस मामले में एक शिखर तक पहुंच चुके हैं जहां से वापसी तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ और नए शिखर वो तय कर सकते हैं, कुछ और भी आगे, जैसे सितारों से आगे जहां और भी हैं। तो इनके लिए शायद ज़िंदगी जो है अभी बहुत वसी है, कैनवस विशाल है। ऐसी शख्सियत को प्रणाम, और उनकी स्वस्थ और सृजनशील ज़िंदगी के लिए ढेरों दुआएं। शुक्रिया दोस्तों।